हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 के अध्याय 4 नागरी लिपि से पूरे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन संभव हो सकते थे, मैंने आपको इस वीडियो में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा। मैं आपको इस वीडियो में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वे सारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करना और याद करते चलना। गुणाकर मूले का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गुणाकर मूले का पिता का नाम क्या था? सॉरी दोस्तों, गुणाकर मूले के पिताजी क्या थे? इनके पिताजी क्या थे? एक शिक्षक थे दोस्तों। गुणाकर मूले जी के पिताजी एक शिक्षक थे। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ग्रामीण परिवेश में। ग्रामीण परिवेश में। गुणाकर मूले की मातृभाषा क्या थी? मराठी थी दोस्तों। ये याद रखना, बहुत लोग इसमें हिंदी मार देते हैं, लेकिन हिंदी नहीं मारना है, इसे ही ध्यान से याद रखना है। गुणाकर मूले जी का मातृभाषा मराठी था। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर तक किस भाषा की पढ़ाई की? मिडिल स्तर तक इन्होंने मराठी भाषा की पढ़ाई की। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नौकरी करते हुए इन्होंने किन भाषाओं का अध्ययन किया? अंग्रेजी और हिंदी का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इलाहाबाद आकर इन्होंने किस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त की? मैथ में, गणित में दोस्तों। इलाहाबाद आकर इन्होंने गणित विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। गुणाकर मूले ने किस स्तर तक गणित की पढ़ाई की? मतलब एमए किया था दोस्तों। गणित में इन्होंने एमए किया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गुणाकर मूले का निधन किस वर्ष हुआ था? गुणाकर मूले जी का निधन हुआ था दोस्तों 2009 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेट ये दोनों हर एक लेखक का याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं तो आते हैं। नागरी लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देवनागरी लिपि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हिंदी भाषा लिखी जाती है दोस्तों। नेपाल की नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मतलब देवनागरी लिपि में दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। मराठी में देवनागरी से अतिरिक्त कितने अक्षर आते हैं? 8 अक्षर आते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे ध्यान से याद कर लेना। संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रायः किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में दोस्तों। संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती लिपि किस लिपि से अधिक भिन्न नहीं है? गुजराती लिपि भी है दोस्तों, ये देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है। दक्षिण भारत की लिपियां किस प्राचीन लिपि से विकसित मानी जाती है? दक्षिण भारत की लिपियां किस प्राचीन लिपि से विकसित मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दक्षिण भारत की लिपियां किस प्राचीन लिपि से विकसित मानी जाती है? ब्राह्मी। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का नाम क्या था? नंदी नागरी। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का नाम नंदी नागरी था दोस्तों। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं? दक्षिण भारत में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी थी दोस्तों मानेखेड़। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग किस शताब्दी के थे? 8वीं शताब्दी के दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विजयनगर के राजाओं के लेख किस लिपि में मिलते हैं? नागरी लिपि में। विजयनगर के राजाओं के लेख नागरी लिपि में मिलते हैं दोस्तों। गुज्जर प्रतिहारों के लेखों में कौन सी लिपि मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नागरी लिपि। भोज किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? भोज किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रतिहार। भोज का ग्वालियर प्रशस्ति लेख
किस लिपि में है? भोज का ग्वालियर प्रशस्ति लेखक किस लिपियों में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस नागरी लिपि में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। उत्तर भारत की इस आर्य लिपि का क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की इस आर्य लिपि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। उत्तर भारत के आर्य लिपि को देवनागरी कहा जाता है दोस्तों। नागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे सार्वदेशिक लिपि भी कहा जाता है दोस्तों। नागरी अक्षरों की प्रमुख विशेषता क्या है? इनके ऊपर सीसो रेखा होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देवनागरी नाम कब तक प्रचलित हो चुका था? देवनागरी नाम 1000 ईस्वी के आसपास तक प्रचलित हो चुका था दोस्तों। अल्बरेनो ने किस वर्ष के आसपास नगर लिपि का उल्लेख किया था? 1030 ईस्वी के आसपास दोस्तों। अल्बेरोनी ने 1030 ईस्वी के आसपास नगर लिपि का उल्लेख किया था। नगर शब्द का संबंध किससे माना जाता है? बड़े नगरों से दोस्तों। नगर शब्द का संबंध बड़े नगरों से माना जाता है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र का दूसरा नाम है दोस्तों तक्षशिला। ये तो आपको याद ही होगा और ये कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान से आप लोग याद कर लेना अगर नहीं होगा तो। नागर शैली किस क्षेत्र की विशेष शैली थी? उत्तर भारत की दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र था दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देवनागरी नाम दिए जाने का एक कारण क्या था? क्या माना जाता है? देवनागरी नाम दिए जाने का एक कारण क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नगरों में प्रचलन। नागरी लिपि किस साहित्य में प्रयुक्त हुए? वैदिक साहित्य में दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नागरी लिपि किस काल में सर्वाधिक व्यापक हुए? 8वीं और 9वीं सदी में सबसे ज्यादा व्यापक हुए। मराठी और बांग्ला जैसी भाषाएं कब तक विकसित हो रही थी? 8वीं और 9वीं सदी तक मराठी और बांग्ला जैसी भाषा भी विकसित हो रही थी दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन मानी जाती है? दक्षिण भारत की तमिल भाषा दोस्तों सबसे ज्यादा प्राचीन मानी जाती है। राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली? दंती दुर्ग ने दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रख लेना। 42 कैलाश मंदिर किस स्थान पर स्थित है? एलोरा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए 42 नंबर क्वेश्चन, कैलाश मंदिर किस स्थान पर स्थित है? एलोरा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। गणित सार संग्रह की रचना किससे है? महावीराचार्य से दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। महावीराचार्य किस शताब्दी के गणितज्ञ थे? 9वीं सदी के दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पश्चिम महाराष्ट्र में किस राजवंश का राज्य स्थापित हुआ? शिलाहार का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोल्हापुर सतारा क्षेत्र में किस राजवंश की शाखा है? शिलाहार का दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे प्राचीन मराठी अभिलेख किस लिपि में है? नागरी लिपि में। दिव्यहार ताम्रपत्र किस भाषा में है? दिव्यहार मराठी भाषा में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दिव्यहार ताम्रपत्र किस वर्ष का माना जाता है? 1060 ईस्वी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रवणबेलगोला किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला किसके लिए प्रसिद्ध है? गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति। यादव राजाओं के लेख किस लिपि में मिलते हैं? नागरी लिपि में दोस्तों। यादव राजा रामचंद्र का ताम्रपत्र किस वर्ष का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1316 वर्ष का दोस्तों। गंगवंश के कुछ शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं? गंगवंश के कुछ शासकों के लेख दोस्तों तमिल लिपि में मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गंगवंश के कुछ लेख किस लिपि में मिलते हैं? नागरी लिपि में मिलते हैं दोस्तों। नागरी लिपि के लेख भारत के किस भाग में मिलते हैं दोस्तों? भारत के सभी भाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पूरे भारत में। नागरी लिपि का लेख भारत के पूरे भारत में मिलते हैं। सॉरी दोस्तों,
भारत के पूरे भाग में मिलते हैं। पांड्य राजा वर्णुल का ताम्रपत्र किस शताब्दी के हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 8वीं शताब्दी के हैं। नागरी लिपि में संस्कृत भाषा के लेख कब से मिलने लगे? 8वीं सदी से दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार कहां से भारत आए थे? पश्चिमी क्षेत्र से दोस्तों, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मिहिर भोज का शासनकाल लगभग कितने से कितने वर्ष तक कब तक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 840 से 881 तक। मिहिर भोज का शासनकाल लगभग कब तक था? ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? मिहिर भोज। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर सी। नागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है? देवनागरी। हिंदी की बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल की देवनागरी पांडुलिपि या किस लिपि में मिलता है? देवनागरी में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नागरी लिपि की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, शिलारेखा। शिलारेखा बी। दक्षिण भारत में नागरी का प्राचीन रूप क्या है? दक्षिण भारत में नागरी का प्राचीन रूप क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नंदी नागरी। देवनागरी लिपि का व्यापक उपयोग किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा में हुआ है दोस्तों। देवनागरी लिपि का व्यापक उपयोग संस्कृत भाषा में हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नागरी लिपि को सर्वदेशी क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पूरे देश में प्रचलित होने के कारण इसे सर्वदेशी कहा जाता है। उत्तर भारत के हिंदू शासक किस लिपि का इस्तेमाल करते थे? देवनागरी लिपि का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी के बाद उत्तर भारत के हिंदू शासकों की प्रमुख लिपि कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, देवनागरी लिपि थी दोस्तों। इसी के साथ हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं।